गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी तक काफ़ी दिनों से मैं सिर्फ डायबिटीज़ के बारे में ही डिस्कस करता आ रहा था आप लोगों से, लेकिन आज मैंने सोचा एक जो बर्निंग इशू है आजकल काफ़ी लोगों में देखा जा रहा है, तो उसके ऊपर भी कुछ डिस्कस किया जाए और आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाए। काफ़ी दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। कोई फिल्म एक्टर क्रिकेट खेलते टाइम एमआई का अटैक आ जाता है, तो किसी को जिम करते टाइम हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ड्राइविंग करते टाइम हार्ट अटैक आ रहा है, तो कोई शादी में जा रहा है तो वहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है, कोई अपनी बर्थडे मना रहा है तो अचानक से वहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये देख करके आप लोग भी काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हार्ट अटैक इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज इसी बर्निंग इशू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हार्ट अटैक है उसको हम लोग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या एमआई भी बोलते हैं। आखिर हार्ट अटैक आने की वजह क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, किन वजह से हार्ट अटैक आता है? तो हार्ट अटैक आने की काफ़ी वजह हैं, जिसमें से जो कुछ मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला रिस्क फैक्टर तो है हाइपरटेंसिव पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो जिनको बीपी की दिक्कत है और उनका बीपी लगातार बढ़ा रहता है, तो ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है डायबिटिक मरीज़ या शुगर के पेशेंट। तो शुगर के मरीज़ों को भी काफ़ी चांसेस रहते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरे नंबर पे आते हैं ऐसे पेशेंट जिनका लाइफ स्टाइल सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, यानी कि दिन भर बैठे रहने का काम होता है, कुर्सी पर ऑफिस में काम कर रहे हैं या ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसका रिस्क फैक्टर, वो होता है लो फिजिकल एक्टिविटी। आजकल जैसा कि हम ही सभी लोग जानते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। ज़्यादातर लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या जो भी काम होते हैं वो पैदल नहीं कर पाते हैं। स्कूटी ले ली या अपनी कार ले ली, उसी से ही सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, उसी से ही हर जगह जा रहे हैं, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा जो ओबेस पेशेंट है, यानी कि जो मोटे पेशेंट हैं, उनको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो मोटे मोटे फैक्टर हैं मैंने आपको बताए हैं जो एमआई के रिस्क फैक्टर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो रिस्क फैक्टर हो गए, लेकिन अगर हार्ट अटैक आ जाए किसी पेशेंट को तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि उसकी ज़िंदगी बच जाए। लाइफ सेविंग मेजर्स क्या हैं जो हम कर सकते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज कि हमारे घर में कौन कौन सी वो मेडिसिन होना चाहिए जो हम हार्ट अटैक के पेशेंट को इमीडिएटली दे सकते हैं जब तक कि हॉस्पिटल से कोई मदद ना आ जाए या हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके घर में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है ये पल्स ऑक्सीमीटर। इसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर, यानी कि ये पल्स और ऑक्सीजन बताता है। तो इसको मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इसको लगाना कैसे है, ये उंगली इस तरीके से इसके अंदर डालना, यहाँ पर ये बटन जो लगा इसको दबा देना है। दबाने के बाद में ये आपका दिखाने लगेगा कि हमारी पल्स कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है। जैसे कि बेबी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ऊपर SpO2 आ रहा है, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन बता रहा है, नीचे पल्स आ रही है। तो ये विदिन 15 से 20 सेकंड में ये हमारा पल्स ऑक्सीजन बता देगा। जैसे कि इसमें आगे SpO2 मेरा इस टाइम 99% है और पल्स जो आ रही है वो 81 बीट पर मिनट के आसपास आ रही है। तो एक इंस्ट्रूमेंट आपके यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, पल्स ऑक्सीमीटर। सेकंड नंबर पे आता है ये बीपी इंस्ट्रूमेंट। ये डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आपके घर में बहुत ज़रूरी होना है। इससे हम बीपी चेक करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बीपी चेक हो जाएंगे और इससे भी हम पल्स मेज़र कर सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स। तीसरे नंबर पे जो आता है वो हमारे ये शुगर की मशीन होती है जिसको हम ग्लूकोमीटर भी बोलते हैं। तो ये भी आपके यहाँ पर बहुत ज़रूरी होना है शुगर मेज़र करने के लिए पेशेंट की। तो तीनों इंस्ट्रूमेंट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। पहला चीज़ तो है CPR। CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन। ये एक लंबा टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि आखिर CPR कैसे दिया जाता है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग आजकल बहुत जगहों पे दी जा रही है। स्कूल में CPR सिखाया जा रहा है कि CPR कैसे किया जाता है। कुछ पुलिस है या आर्मी है, वहाँ पर भी इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है CPR करने के लिए। फायर वाले लोगों को भी CPR की ट्रेनिंग दी जा रही है। जो जिम ऑनर हैं उनको भी CPR करना आना चाहिए, या जो जिम में और लोग रहते हैं उनके अटेंडेंट, उनको CPR करना आना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को CPR की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि यही एक पहला मेजर है जो हम लोग
फ़ौरन पेशेंट को दे सकते हैं और पेशेंट की लाइफ बच सकती है जब तक कि हॉस्पिटल से कोई मदद ना आ जाए। अब बात करते हैं हम लाइफ सेविंग ड्रग्स की। जैसे कि आप सभी के घरों में कुछ ना कुछ ऐसी ड्रग्स रखी रहती हैं जो इमीडिएटली या इमरजेंसी में काम आ सकती हैं। जैसे कुछ लोग पैरासीटामोल रखते हैं, कुछ लोग डाइक्लोफिनाक लेते हैं, कुछ लोग पेंटॉप रख लेते हैं गैस के लिए, कुछ लोग खांसी के सिरप रख लेते हैं, कुछ लोग बीटाडीन रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक इमरजेंसी के लिए आपके घर में वो जो चीज़ काम आ सकती है। तो उसी तरीके से एमआई के केसेस के लिए भी 4 ड्रग आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। पहली जो ड्रग है वो आपकी है सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट जो है एक छोटी सी गोली आती है और बहुत ही सस्ती गोली, 45 या 50 रुपए में 5 mg की 50 गोली मिल जाती है। तो आपको लगभग 90 पैसे या 1 रुपये की एक गोली पड़ेगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो है आपकी सॉर्बिट्रेट 5 mg की गोली है। इसके अंदर आइसोसॉर्बाट डाइनेट्रेट 5 mg है और ये दिल के आकार की गोली होती है। मैं आपको एक निकाल के गोली दिखा रहा हूँ। ये हार्ट शेप में एक टेबलेट होती है। इसको लेने का तरीका ये है कि ये सबलिंगुअली ली जाती है, यानी कि जीभ के नीचे हम इसको रख देंगे, धीरे धीरे करके डिज़ोल्व होती रहेगी। लेकिन इस टेबलेट को देने के लिए हम लोगों को पेशेंट का बीपी ज़रूर चेक करना है। अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है या बीपी नॉर्मल रेंज में तो हम इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में है, यानी कि पेशेंट का बीपी कम है, तो इसको हमें नहीं देना है, क्योंकि इस दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये बीपी कम कर देती है, हाइपोटेंशन कर देती है। अगर पेशेंट का बीपी पहले से ही कम है और हमने ये इमरजेंसी में ड्रग दे दी तो पेशेंट का बीपी और कम हो जाएगा और लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपके पास में ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होना चाहिए बीपी मीज़र के लिए। बीपी मीज़र करने के बाद में इसको दें, अन्यथा नहीं देना है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी ड्रग एटोरावास्टेटिन। एटोरावास्टेटिन ड्रग जो है वो आपकी 20 mg, 40 mg, 80 mg में आती है। लोडिंग डोज में हम एटोरावास्टेटिन पेशेंट को इमीडिएटली दे सकते हैं। इसके अलावा 2 ड्रग्स और हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं एमआई के केस में, एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल। ये भी 75 और 150 mg में आती हैं। तो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल ये जो हैं एंटीप्लेटलेट ड्रग हैं, यानी कि खून का थक्का जमने से ये रोकती हैं। तो आपके घर में देखो आपको डिस्प्रिन पड़े, अगर एस्प्रिन नहीं है तो आप डिस्प्रिन भी दे सकते हैं पानी में घोल करके। तो ये 4 ड्रग्स हो गई आपके घर में, सॉर्बिट्रेट, एटोरावास्टेटिन, क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन, जो आपके घर में होना ही चाहिए। और कोई भी एमआई का पेशेंट आए तो उसको हम लोग इसको दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खुद डॉक्टर बन जाएं। कोशिश करें कि पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर इतना टाइम है आपके पास में। अगर नहीं है तो इमीडिएटली जब तक कि हॉस्पिटल से या एम्बुलेंस नहीं आ जाती है तब तक आप इसको दे सकते हैं। और अगर जो मैंने आपको बताया था आइसोसॉर्बाट डाइनाइट्रेट यानी कि सॉर्बिट्रेट 5 mg, तो ये लो बीपी में बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि उससे पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। तो ये कुछ ड्रग्स थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। ये ड्रग आपके घर में होना चाहिए इमीडिएट इफ़ेक्ट के लिए, जब तक कि आपके पास से हॉस्पिटल से कोई भी मदद नहीं आ पाती है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही डिस्कस करूँगा। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, 1 या 2 बार डॉक्टर साहब को दिखा दिया और उसके बाद में सालों तक वही दवाई खाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपकी कंडीशन के हिसाब से दवाइयों को चेंज करना पड़ता है। तो कई लोग ऐसे करते हैं कि 1 बार 2 बार दवाई को दिखा दिया, डॉक्टर साहब को दिखा दिया और वही मेडिसिन सालों तक लेते रहते हैं। ये आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान भी कर सकता है। जब भी डॉक्टर साहब बुलाएं, जितने दिन की दवाई दें, उसके बाद में आप अपने डॉक्टर को दिखाएं जा करके, उनसे कंसल्टेशन लें और जो भी उन्होंने मेडिसिन बदली है तो उसको आप यूज़ करें। अपने हिसाब से दवाई को घटाना बढ़ाना या मेडिकल स्टोर वालों से पूछना, या कोई और आपका परिजन दवाई ले रहा है तो उससे पूछ करके दवाई घटाना बढ़ाना, ये आपके सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो इसी के साथ में आज मैं अपने वीडियो की समाप्ति करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, आदाब, अल्लाह हाफिज़।